हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम गाइडेंस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत सारे बच्चों के सामने आती है। हम उन 7 मिस्टेक्स को देखेंगे जो अक्सर बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इस कारण से उनका सिलेक्शन कई बार काबिल होने के बाद भी नहीं हो पाता। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एवरेज होते हैं पढ़ाई में, बहुत एवरेज होते हैं अपनी तैयारी के दौरान भी, लेकिन वो बच्चे सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। पर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं या जो बच्चे कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। तो क्या कारण है उनके, उन सबको देखेंगे। क्या कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप सभी लोग करते हैं अपनी तैयारी के दौरान। अगर उन मिस्टेक्स को हम लोग थोड़ा-सा मतलब हटा दें तो हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती है, हम लोग और आगे पहुँच सकते हैं। तो देखेंगे उन सारी चीज़ों को एक-एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड पे जाते हैं। पहली बात है आपका अपने ऊपर विश्वास ना होना। ठीक, ये लगभग इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जिनका अपने ऊपर विश्वास है ही नहीं, और 10% ऐसे हैं जिनका तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल छलक रहा है विश्वास। ठीक है, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आप एग्जाम निकाल सकते हो तो आप यकीन मानो आप कभी निकाल ही नहीं सकते। और यदि आपको विश्वास है आप निकाल सकते हो और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन थोड़ा कम भी है तब भी आप निकाल जाओगे। यहाँ पे आपको विश्वास नहीं होता, और विश्वास ना होने की वजह से आप लोग क्या करते हो, हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हो। ठीक, वैसे इंडिया में लगभग लगभग मान के चलो 80 टू 90% लोग कन्फ्यूज़न में ही हैं। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखते हो तो सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि रोज़ एक नए व्यक्ति को हम सेलिब्रिटी बना देते हैं। हम यूट्यूब में उठाकर देखते हैं तो हम लोग एक नए व्यक्ति को हर हफ्ते सेलिब्रिटी बनाते हैं, फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है कभी पता नहीं चलता, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है हम उसको सर आँखों में बैठा लेते हैं, फिर तीसरा आता है उसको बैठा लेते हैं, और एक कंटिन्यू चलती रहती है। इसका मतलब ये है आपका अपना व्यक्तित्व नहीं है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, आप क्या होते हो, हवा के साथ इधर-उधर होते चले जाते हो। यही स्थिति तैयारी के दौरान देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने आपको एक बुक लिस्ट बता दी कि भाई ये बुक लिस्ट है, आप इस बुक लिस्ट को पढ़ो, तो आप क्या करोगे, आप उस बुक लिस्ट को फॉलो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको फॉलो करेंगे। मैक्सिमम क्या करेंगे कि मैंने एक बुक लिस्ट बता दी, उस बुक लिस्ट को पढ़ लिया, वो किताबें लेकर आ गए। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं भाई वो तो खराब थी, वाली किताब अच्छी है उसको पढ़ लो, तो आप वो उठा के ला गए। फिर तीसरे ने तीसरी बताई, वो उठा के ला गए। आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो देखना कि किसी एक सब्जेक्ट को 3 से 4 सोर्स से पढ़ रहे होगे। बाई चांस जीएसई पढ़ रहे हो तो 3-4 सोर्स आपके पास पड़े हुए होंगे, और उनमें से केवल एक ही किताब आप पढ़ते होगे, 3 किताबें पढ़ी हुई हैं। वो केवल डिस्ट्रैक्शन के लिए रखी हैं आपने। तो आपकी बुक लिस्ट जो होती है वो ऐसी होती है कि कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं डायरेक्शन में। इस कारण से आप किसी एक किताब पर पूरा फोकस नहीं कर पाते, और तैयारी के दौरान ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आप बेहतर की तलाश में रहते हो कि और अच्छी कोई किताब मिलेगी तो मैं पढ़ूँगा, अच्छी किताब मिलेगी तो मैं पढ़ूँगा, और बेहतर किताब मार्केट में आती ही नहीं है। मार्केट में सारी औसत किताबें हैं, और उन्हीं औसत किताबों को पढ़कर आदमी टॉपर बनता है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा भंडार बना लोगे कि भाई ये किताब भी पढ़नी है, ये पब्लिशर भी पढ़ना है, वाला यूट्यूब चैनल भी देखना है, सब कुछ करना है, तो आपका कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो जितना कम कन्फ्यूज़न होगा, जितना कम आप कन्फ्यूज़ रहोगे, जितना आप एक किसी सोर्स पर स्टिक रहकर आप पढ़ाई करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। और आपको पता है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हो तो आपको ये मालूम है कि कौन सी किताब सही है, किस किताब से आ रहा है, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप भटकते हो। तो इस भटकाव को कम करने के लिए ये है कि अपनी जो पढ़ाई है, जो सोर्सेज़ आपके पास हैं, उन सोर्सेज़ को अधिक से अधिक पढ़ो ताकि आपके पास भटकाव कम हो, ठीक है? दूसरा यूट्यूब। यूट्यूब को लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़ हैं बच्चे। यूट्यूब में क्या है, अब यूट्यूब में क्या होता है, देखिए 50 चैनल होंगे, 50 की ज़्यादा ही होंगे, हज़ारों चैनल होंगे जो उत्तराखंड की बताते हैं, हज़ारों चैनल होंगे जो यूपीएससी का बताते हैं, हज़ारों चैनल ग्रुप सी का बताते हैं। आप हर चैनल पे भाग रहे हो। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप कम से कम ये मान के चलो आपने उत्तराखंड पीसीएस की 20 चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब किए होंगे, 20 से ज़्यादा भी किए हो सकते हैं। तो आप भाग रहे हो, किसी ने एक ने कुछ बताया, आप वहाँ भागे, फिर आप दूसरी तरफ भागे, आप तीसरी तरफ भागे, आप चौथी तरफ भागे, और भागते ही चले गए, ठीक है? तो यूट्यूब के जंजाल से बाहर आने की ज़रूरत है। यूट्यूब से कभी आज तक कोई टॉपर नहीं बना। जो कहते हैं ना कि हमने यूट्यूब से पढ़ा था, हमने टॉप कर लिया, तो सब हवाई बातें होती हैं। अक्सर किताबें ही वो चीज़ हैं जो आपको अल्टीमेटली पढ़नी होती हैं। यूट्यूब ठीक है, टाइम पास के लिए सही है। यूट्यूब हल्का-फुल्का आपको गाइड कर सकता है, हल्का-फुल्का आपको कंटेंट दे सकता है। लेकिन एक लेवल के बाद की तैयारी जो होती है वो यूट्यूब से आपकी नहीं हो सकती, उसके लिए किताबों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो यूट्यूब के भटकावे से, यूट्यूब के कन्फ्यूज़न से बचो। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, आप देखना यूट्यूब में अगर आप एक वीडियो देखने चले गए, मान लो आपने 15 मिनट का वीडियो देखा, तो आपके 1.5 घंटे कब बीते आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो मुझे लगता है कि यूट्यूब की तैयारी के दौरान यूट्यूब जितना फ़ायदेमंद नहीं होता, उससे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो कम से कम यूट्यूब का उपयोग करो, अधिक से अधिक क्या करो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आप कहोगे कि आप ये ज्ञान भी तो यूट्यूब पे दे रहे हो ना, तो मेरा भी अगर कोई वीडियो आपको लगता है कि यार ये काम का नहीं है, तो बिल्कुल मत देखो, बंद कर दो, ठीक है? आपका भला सबसे ज़रूरी है, आपकी तैयारी सबसे ज़रूरी है, आपका सिलेक्शन सबसे ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल आएँगे, जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, स्ट्रेटजी बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज एक स्ट्रेटजी बना दी कि भाई मुझे ये किताब पढ़नी है, आज से मैं रात को पढ़ूंगा, रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है? रात को 12 बजे तक आपने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अगले दिन क्या किया, अगले दिन से फिर आप 11 बजे सो गए। उसके बाद अगले दिन फिर 2 बजे उठ रहे हैं रात को। फिर मतलब एक स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कितने समय में इसको कंप्लीट कर दूंगा। 3 महीने का आपको समय मिला है, तो 3 महीने के समय में आप मान लीजिए 2 महीना क्या है, हिस्ट्री में ही दे देना है, आपका 1 महीना जो है बाकी के लिए बच रहा है। तो आपको डिवाइड सही से करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि इतना इतना कंटेंट है, इतना इतना सिलेबस है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को लिख लीजिए, कितने पॉइंट हो रहे हैं। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस लिखा, 100 पॉइंट का आपका सिलेबस हो गया, तो 100 पॉइंट का हो गया, इसका मतलब है 3 महीने में इसको कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन में कम से कम 3 टॉपिक आपको करने हैं। हल्के करो भारी करो बात अलग है, या आपके हल्के टॉपिक है तो 4 कर लो, और भारी टॉपिक है तो 2 कर लो, यानी कि 4-2 के रेशियो से बांटो, कैसे ना कैसे करके आप बांटो। 90 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ठीक है? कितने दिन में आप उसका एक बार पूरा पढ़ लोगे, कितने दिन में उसका दोबारा रिवीजन करोगे, कितने दिन में तिबारा रिवीजन करोगे, वो स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार क्या होते हैं, बहुत ही यूटोपिया वाली स्ट्रेटजी बनाते हैं। यूटोपिया का मतलब ये है कि वो ऐसा करेंगे कि 100 टॉपिक है, अच्छा ठीक है चलो 10 दिन में खत्म। ना, वो पॉसिबल नहीं है, 10 दिन में कैसे खत्म हो जाएंगे 100 टॉपिक? इस तरह की हवा हवाई बातें ना करते हुए एक जमीनी टाइप की स्ट्रेटजी आपको बनाने की जरूरत है, जिसके सहारे आप आगे बढ़ोगे। चौथा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्री के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं ज़रूरी है प्री के लिए? मैं कभी भी पीसीएस के लिए, प्री के लिए कभी नहीं कहूँगा कि आपसे टेस्ट सीरीज लो, मत लो, बिल्कुल मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है प्री के लिए, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। आप ये सोचोगे कि अगर मुझे 150 मार्क्स की मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और उसमें से मेरे जो है एग्जाम में 100 मार्क्स का फंस जाएगा, तो बेवकूफ़ी है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि क्या आएगा एग्जाम में, ठीक है? खासकर प्री की, मेंस में तो चलो थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्री में हम लोग ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यूपीएससी में प्री की देनी चाहिए। यूपीएससी में क्यों देनी चाहिए प्री की? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। यहाँ तो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ तो आधे 1 घंटे में करके बैठ जाते हो, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू ही नहीं है, ठीक? इसीलिए टेस्ट सीरीज देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है प्री के लिए। मेंस में तो ज़रूर है, मेंस में दिया करना, 2-3 जितनी देते हो अधिक से अधिक देना, बट प्री के लिए मत देना। बच्चे टेस्ट सीरीज में लगे पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ प्री में बच्चे ने 3 टेस्ट सीरीज लगा रखी हैं। ऐसे भी लोग हैं, एक से मेरी बात हुई अभी, तो वो भागने में है दिन भर, ठीक है? सुबह 12 बजे एक जो टेस्ट सीरीज देने आ रहे हैं, फिर 2 बजे आ रहे हैं, फिर सुबह भाग रहे हैं, रात को भाग रहे हैं। 3-3 टेस्ट सीरीज देख करोगे क्या? हफ्ते में 3 टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो फालतू है वो, ठीक है? इससे अच्छा है कि एक बुक लेके आओ बढ़िया सी, उससे जो है एमसीक्यू लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, तो वो आपकी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता नहीं, इसलिए टेस्ट सीरीज का कोई मतलब यहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक? दूसरा, क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज जो है उत्तराखंड प्री की बहुत बेकार है। एक तो यहाँ का एग्ज़ाम जो है हर साल नहीं होता, इस कारण से भी बेकार है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। आप 2022 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2025 में आपका हो रहा है, तो आपको पता नहीं चलता कि 4 साल में कितना स्टैंडर्ड अप किया है यूकेपीएससी ने, कितना स्टैंडर्ड जो है यूकेपीएससी का अच्छा हुआ है। तो इस कारण से टेस्ट सीरीज आपके काम की नहीं रहती है प्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी भाई की है। आप अगर एक दिन पढ़ाई मिस कर देते हो, तो ये मान के चलो आपसे आगे 4 बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है? तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भले ही 2 घंटा पढ़ते हो तो डेली 2 घंटा ही पढ़ो, 3 घंटा पढ़ते हो तो डेली 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, थोड़ा 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 डेली पढ़ो। उससे क्या होगा, आपने एक दिन नहीं पढ़ा, आप आराम वाले मोड में चले जाओगे, फिर वो एक दिन आपके अगले 10 दिन और खराब कर देगा। तो कम पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो। आगे देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये जो चीज़ है ना आजकल, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जिनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड वर्क आप कर सकते हो। मुझे पता है कई सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो बहुत परेशान भी हैं, बहुत समय से एग्जाम नहीं निकला, टेंशन में भी होंगे, आप लोग 9-9 10-10 घंटा पढ़ भी रहे होगे, लेकिन उसका अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ पा रहा। कारण क्या है कि वर्क तो है, हार्ड वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, आप मतलब टंकी से जाकर बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मोटर चलाकर सीधे पानी अंदर खींचा जा सकता है। तो ये अंतर है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, ठीक? तो इसका मतलब ये है कि पढ़ना क्या है वो तो आप समझो, स्मार्ट वर्क तो करो, कहाँ से आ रहा है एग्जाम का एक बार एनालिसिस तो करो कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, बनते कहाँ से हैं। अब
आप हिस्ट्री कितनी ही अच्छी पढ़ लोगे उत्तराखंड की, उससे कितने 8-10 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि 100 में से आपके 90 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ गए, तो उसके पीछे आप 3 महीना लगा दोगे तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, हम अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो उठाकर देख रहे हैं और पूरा हम ज्योग्राफी में सारा टाइम बिता दे रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। आपको पता है कि वहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे लोअर पीसीएस की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। आप सोचोगे कि मैं पूरा टाइम जो है जीएस को दे दूं 100 नंबर का और रीजनिंग बिल्कुल ना पढ़ूं, तो वो तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। आप इसको कितना ही अच्छा पढ़ लोगे 100 ही नंबर तो दे के जाएगा, ये 50 नंबर आपके रह जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको कम समय में ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिनके एग्जाम में आने की प्रायिकता ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पिछले साल के पेपर देखो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद एनालिसिस करो पेपर को, कहाँ से कितने मार्क्स बन रहे हैं हाल फिलहाल में यूकेपीएससी में, उसी के अनुसार पढ़ाई करो। ठीक है, फालतू फालतू पढ़ाई मत करो। अब मान लो आपका पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं में आपने पूरा लगा दिया, अब कितने क्वेश्चन आ जाएंगे पंचवर्षीय योजना से? एक क्वेश्चन आ जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के हर एक प्रावधान को पढ़ लो बैठ के, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो इसका अच्छा है कि उसका पीछे जाकर समरी देख ली, क्या क्या मेन बातें थी आपने याद कर ली। अगर आ गया तो ठीक है, 1 नंबर, नहीं आया तो फिर भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक, और वैसे ही फिर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक, हिस्ट्री आपने पढ़ी। अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपने 5 बुक पकड़ रखी हैं, 5 बुक को आप उठा उठा के पढ़ लो, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? आप बीएस नेगी पढ़ लोगे, प्लस आपने परीक्षावाणी पढ़ ली, खत्म हो गई बात। यहां से आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आती है एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आती है। ठीक है, अच्छी किताब है, लेकिन 700 पन्ने की किताब उत्तराखंड के काम की नहीं है। उत्तराखंड में इतनी डीप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछता है। तो ऐसा करना है हमने कि एक पतली किताब उठा लेनी है, जैसे बौद्धिक प्रकाशन की, परीक्षावाणी की, इस टाइप की किताब उठा लेनी है, उससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो फालतू का वर्क नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर कोई ये नहीं देखेगा कि भाई तुम 12 घंटे रात को बैठ के पढ़ लेते कि नहीं पढ़ लेते। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में इंटरव्यू लेने तुम्हारा तभी कोई व्यक्ति आएगा जब तुम सक्सेसफुल हो गए। बाकी फालतू बातें, बाकी सारी बातें कि मैं ऐसा कर सकता था, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल था, मैंने इतना पढ़ा था, तो था मैं तो जीवन चलता ही नहीं। जीवन चलता है हमेशा ऐसा हो चुका है, ऐसा किया मैंने, ऐसा चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चलता है। तो आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप कितने काबिल हो, आप कुछ नहीं हो। आप आधे नंबर से भी अगर एग्जाम में रुकते हो, आप 0.1 मार्क्स से भी रुकते हो, तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। आप किसी तरीके से घिसट घिसट के आगे निकल जाते हो और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ब्रिलियंट हो। बाकी बीच में कोई चीज़ नहीं होती। आपका कितना बढ़िया एफर्ट था कोई नहीं देखता। तो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है, पहली चीज़ है, जितनी चीज़ शॉर्ट में आपको अवेलेबल है उतनी चीज़ शॉर्ट में पढ़नी है। दूसरी चीज़, जितना छोटा आपका रिसोर्स होगा उतना बढ़िया है आपके पास। तीसरी चीज़, अगर आप बना सकते हो तो नोट्स बहुत कम बनाना। ठीक, मतलब बनाने में कई बार क्या करते हैं बच्चे, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, लाल पीली हरी नीली पेन लगा रहे हैं, उसके बाद बढ़िया राइटिंग में लिख लिख करके वो कर रहे हैं। बेकार राइटिंग में लिखो, कौन देख रहा है? आपने ही तो पढ़ना है। ठीक है, उसको बेकार राइटिंग में लिखो, लेकिन फटाफट लिखो। अब उसमें पता चला आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री के नोट्स बनाने में 3 महीने लगा दिए, तो ये बेवकूफ़ी है। ये आपका हार्डवर्क किसी काम नहीं आएगा, कहीं गिनती में नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 7 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि बुक लिस्ट, यूट्यूब, स्ट्रेटजी, टेस्ट सीरीज को लेकर भटकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हार्ड वर्क करना है, और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। अब हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आपको स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दिन में 45 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, बस हमने स्मार्ट पढ़ाई कर ली। हार्ड वर्क तो करना ही है, मतलब 2 3 4 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आप सब लोग के बहुत काम आएंगी। ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। किसी भी चीज़ से डिस्ट्रक्शन होता है तो उस चीज़ से दूर रहो। एग्जाम तक पूरी जान लगा दो अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल ये मत सोचना कि भाई कहीं से भी कहीं तक हम लोग थोड़ा बहुत अगर कम भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में हमारा हो जाएगा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे तुक्के लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फालतू चीज़ ना सोचते हुए ये सोचो कि आपको अगर मतलब यह है, बहुत टफ कंपटीशन है, आप तभी सक्सेस हो पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, एक एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, 2 3 बार का आपका रिवीजन हो जाएगा, तभी आपके चांसेस हैं कि आपका प्री अच्छे से निकल के प्लस मेंस में आपकी थोड़ा बहुत तैयारी हो जाए। और एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि भाई मेंस का मत सोचो, मेंस की अभी कुछ मत करो, ना किताबें लो ना कुछ करो, केवल प्री पे फोकस करो। प्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें आप लोग अपना।